गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास खंड से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कक्षा 9वीं में हमने 20वीं सदी की शुरुआत तक इतिहास पढ़ा था। हमने देखा कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और किस प्रकार वहाँ लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक राजतंत्र शासन प्रणालियाँ स्थापित हुई थी। हमने यह भी पढ़ा था कि यूरोप के राज्यों ने विश्व के अन्य महाद्वीपों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए और उसका उन महाद्वीप के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 18वीं और 19वीं सदी में ही यूरोप के प्रमुख राज्यों तथा जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिकरण हुआ और इन देशों ने अपने उद्योग के लिए कच्चा माल और औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की तलाश में उपनिवेशों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढालने का प्रयास किया। इस तरह विश्व भर में जो व्यवस्था बनी उनमें असमानता और शोषण अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गया, लेकिन उसके साथ ही राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचार ने पूरे विश्व के लोगों को नए मूल्य दिए। विश्व भर में असमानता, शोषण और औपनिवेशीकरण के विरुद्ध लोगों के आंदोलन जोर पड़ने लगे। ये तो था आपके जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ चुके थे इतिहास में, तो उन चीज़ों को रिवीजन के तौर पे यहाँ पे एक छोटी सी टिप दी गई थी। तो अब हम आइए लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लेसन 7 प्रथम विश्व युद्ध जो इतिहास खंड से है। आपने पिछली कक्षा में औद्योगिकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ा था। 19वीं सदी में यूरोप के लोग उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे, पर 20वीं सदी के शुरू होते ही उनकी सरकारों ने उन्हें भयंकर युद्ध में झोंक दिया। इस पाठ में हम इन युद्धों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो हमने क्या है पिछले कक्षा में इन सब औद्योगिकरण, उद्योगों के बारे में और लोकतंत्र शासन प्रणाली थी जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो चुनाव प्रक्रिया थी वो उसके विस्तार कैसे हुआ, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हमें देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में किन किन बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा व पढ़ा भी होगा। पुराने समय में देश के बीच युद्धों में 2 सेनाएं होती थी, जिनमें ज़्यादातर पुरुष ही होते थे जो घोड़ों पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि से जमीन पर एक दूसरे से लड़ते थे। विजय सेना के लोग पराजित राज्यों के गांवों व शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठाकर ले जाते थे। मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे तोप, बंदूक, तोप व बारूद। यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद बदल गया। मतलब औद्योगिक क्रांति में क्या, नए नए उद्योग धंधे, तकनीकी विकास और नई नई चीज़ों का आना शुरू हो चुका था। 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मतलब स्वयं से चलने वाली मशीन गन, मोटर गाड़ियों व रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बियों, युद्धपोत, इन सब ने देश के बीच लड़ाइयों के स्वरूप को बदल ही दिया। यही नहीं, पहले जहां 2 छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि मतलब भूमि पर या मैदानी क्षेत्रों में लड़ा जाता था, वहीं 20वीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे और अनगिनत लोग अपाहिज हो गए। ये 20वीं सदी में जो विश्व युद्ध का जो स्वरूप लिया था या रूप लिया था, उससे क्या है, बहुत सारे लोग मारे गए, असंख्यक लोग उसमें क्या है घायल भी हुए और कुछ लोग अपाहिज भी हुए। तो इस तरीके से जो प्रथम विश्व युद्ध की कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं, उनको बतलाया गया है। आगे हम देखेंगे कुछ बुनियादी तथ्य क्या क्या हैं। प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ। एक तरफ जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध जो किन किन
देशों के बीच में हुआ वो बताया गया कि एक तरफ मतलब जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे, तो दूसरी तरफ कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन प्रथम विश्व युद्ध में इन देशों ने क्या है भाग लिया। कब से कब तक? अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक। कितने लोग हताहत हुए? आगे दी गई तालिका को देखिए, मतलब कितने लोग उसमें मारे गए, घायल हुए और कितने लोगों को बंदी बनाया गया, ये हम तालिका में देखेंगे। यहाँ तालिका 7.1 में प्रथम विश्व युद्ध में मानवीय क्षति जो मनुष्य के जो नुकसान हुए उसके बारे में विवरण दिया गया है। यहाँ पे देश, सैनिकों की संख्या, मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या, बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या। तो हम पहले देखेंगे ऑस्ट्रिया, जिसमें 78 लाख सैनिकों की संख्या थे, जिसमें कितने लोग मारे गए? 12 लाख मारे गए। और घायलों की संख्या थी 36,20,000 और बंदी कितने बनाए गए हैं? 22 लाख बंदी बनाए गए या फिर लापता हुए गए हैं। तो इसी तरीके से ब्रिटेन उपनिवेश सहित, मतलब उपनिवेश जितने देशों को उन्होंने शासन में या उपनिवेश बनाया था उतने देशों को मिला करके यहाँ दिया है। फ्रांस का, जर्मनी, इटली, रूस, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया कि सैनिकों की संख्या कितनी थी और कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए और कितने बंदी बनाए गए या लापता हुए बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तालिका को कि कितने घायल है, जो विश्व युद्ध में भाग लिए हुए देशों की सूची को दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश शामिल थे। कौन से? प्रथम विश्व युद्ध में। सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार दो महाद्वीपों पर तो इसका सीधा प्रभाव था। सन 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। मतलब 1914 तक लगभग जो क्या है, विश्व के सभी जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप में रहने वाले जो देश हैं वो यूरोपीय देश के उपनिवेश हो गए। उपनिवेश के शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आक्रमण करके उस पर क्या है, शासन करता है, तो ये उपनिवेश कहलाते। तो इस तरीके से यूरोप देश के क्या हो गए, उपनिवेश हो गए। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में लिया गया। जब वो उपनिवेश देश जो कमज़ोर देश है उसे वो क्या है, अपने अधिपत्य उसे अपने शासन में कर लेता था, तो वहाँ से वो क्या करता था, लोगों को सैनिक बना लिए जाते थे, काम करवाए जाते थे और साथ ही साथ वहाँ के जो भी संसाधन है उन पर उनका शासन हो जाता था। भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, पूरे विश्व पर पड़ा। अब हम आगे देखेंगे यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देश को पहचाने, जो हम आगे मानचित्र में हम यूरोप के नक्शे में दिखाए गए हैं। आज ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुए। औद्योगिक मतलब उद्योग धंधों की दृष्टि से भी काफ़ी विकसित हो गए हैं और उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है, जिसमें जनता के द्वारा एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव की जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था उनमें लागू हो गई है, यानी वहाँ किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों मतलब सदस्यों द्वारा क्या की जाती है, सरकारें चलाई जाती है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत आती है। अब हम आगे देखेंगे। अब अग्रांकित नक्शे में, अग्रांकित मतलब जो दिए गए नक्शे में दर्शाए गए हैं, सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले के राज्यों की स्थिति को पहचाने। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य आदि को पहचाने। अनुमान लगाएं कि इनमें से कौन कौन से राज्यों में हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त था और लोकतांत्रिक सरकारें रही होंगी। वहाँ पे क्या है, एक निश्चित मतदान होती थी या मतदान करने का अधिकार दिया जाता था और वहाँ लोग क्या है, लोकतांत्रिक एक लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा सरकारें, प्रतिनिधि चुनने के बाद सरकारें चलाई जाती थी। यहाँ मानचित्र 7.1 में सन 1914 में यूरोप
की जो स्थिति या जो देश कैसे बन थे उन्हें दिखाया गया है। तो हम मानचित्र का मदद लेंगे जो संकेत बने हैं उनके। तो यहाँ पे ब्रिटेन व सहयोगी जो क्या है ग्रीन कलर में दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटेन जो ग्रीन वाले हिस्से हैं वो ब्रिटेन के क्या है सहयोगी हैं। और साथ ही साथ जर्मनी व सहयोगी जो जर्मनी के सहयोगी हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है किसके माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे डार्क रंगों में यहाँ आप देख सकते हैं ये क्षेत्र जहाँ जर्मनी का क्षेत्र दिखाया गया जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी को भी दिखाया गया है। अब है तटस्थ देश जो तटीय भागों पर आने वाले जो देश हैं जैसे पुर्तगाल, स्पेन हो गए, इटली हो गए, स्विट्जरलैंड भी हो गए, इधर बुल्गारिया भी हो गए। इस तरीके से जो क्षेत्र हैं वो क्या है तटस्थ देशों के अंतर्गत आने वाले देश थे। अब चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। एक बहुत छोटी सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी जो किसके अंतर्गत की थी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के की जो नज़र थी वो किस पर थी, अपने पड़ोसी देश किस पर, सर्बिया पर थी। मतलब उसे वो हथियाना चाहता था या अपने में मिलाना चाहता था, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज थे क्योंकि जो ऑस्ट्रिया क्या चाहता था कि वो सर्बिया को अपना पड़ोसी जो देश है उसे अपने में मिलाना चाहता था। लेकिन जो सर्बिया के जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश के राष्ट्रवादी, पहले आप लोग समझ जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, जो क्या है ऐसे लोग जो देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, जिसकी जो प्रगति की ओर तथा उनमें एक सिद्धांत बने होते हैं। ये क्या है राष्ट्र के प्रति एक भावना रखने वाले हैं, जो क्या है राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति एक एकता की भावना को ये जगाने वाले। तो सर्बिया की जो हमने देखा कि इससे सर्बिया के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला ना करे। अब वो क्या है सर्बिया के लोग क्या है ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे कि वो उस पर हमला ना करे। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये 1914 की घटना है कि कौन सी जगह पर, साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को गोली मार करके क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतरे। यह क्या है कि ये मतलब ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उन्हें क्या है साराजेवो नामक जगह पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वो क्या है इस बदला को लेने के लिए क्या किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। जिसकी मदद के लिए, सर्बिया की मदद के लिए कौन आए, रूस ऑस्ट्रिया की मदद के लिए आए और साथ ही जर्मनी को भी उसे साथ में भी युद्ध में ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में भी वो भी उतर पड़ा। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खिंचते चले गए। ये क्या है धीरे करके और भी जो देश थे वो भी उसमें शामिल होते चले गए। अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े। ये तो धीरे तो एक छोटी सी कहानी थी, किससे थी, वह कैसे किस तरीके से यह विश्व युद्ध का रूप या इस युद्ध में कैसे शामिल होते चले गए, ये देखते हैं आगे कि यह कैसे हुआ। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित है। कुछ बातों को क्या कहा गया कि राज्यों की बदलती ज़रूरतों जो आवश्यकता है से संबंधित है कहा गया है। ये सारे राज्य तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। तो इन देशों में क्या हो चल रही थी, औद्योगिक मतलब उद्योग धंधों को किस तरीके से विस्तार किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। तो इस पर लेकर के प्रतिस्पर्धा एक बढ़ने की होड़ आपस में बढ़ी हुई थी, जिसमें क्या करना था कि कौन सा देश सबसे शक्तिशाली औद्योगिक देश बनेगा। जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण पहले कहाँ शुरू हुआ था, ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है 19वीं सदी तक जर्मनी क्या है ब्रिटेन की
की तरह वो भी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं सब औद्योगिक के क्षेत्र में आगे आना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक व्यापार और उपनिवेश की जरूरत थी। यहाँ पे किसके लिए? औद्योगिकरण, मतलब उद्योग धंधे, जो औद्योगिक कारखाने या उद्योग विकसित हो रहे थे, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि खनिज संपदा का होना सबसे जरूरी है, जिससे हम उस उद्योग में किस तरीके से इस्तेमाल करके उस चीज़ों को बाजार में उतारा जा सकता था। तो व्यापक बाजार की भी आवश्यकता थी और साथ ही उपनिवेशों की जरूरत थी, जिससे क्या है वो उन जो उपनिवेशी देश जो थे उन पर अपनी चीज़ों को या जो उत्पादित है उन चीज़ों को वो बाजारों के माध्यम से उतार सकते थे, बेच सकते थे। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आए। तो क्या है, यूरोप तथा विश्व के अन्य देश भी यही क्या चाह रहे थे कि खनिज स्रोत जो हैं वो क्या है उनके कब्जे में आ जाए। मतलब सबसे मुख्य बात क्या है यहाँ पे कि खनिज संपदाओं को लेकर के ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में ये पहले से ही था, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी कमजोर देश के इलाके छीनना चाहते थे। यहाँ क्या है, ब्रिटेन क्या है पहले, मतलब ब्रिटेन जो क्या है पहले पुराने देश जो थे, जो कि यहाँ क्या है औद्योगिक देश पहले से ही उनके कब्जे में थे, लेकिन जो नए देश अब विकसित हो रहे थे या फैल रहे थे वो भी क्या चाह रहे थे कि हमारे पास भी संसाधन हो जिसका हम सही ढंग से उपयोग कर सके और ये क्या है शक्तिशाली औद्योगिक देश बन सके। तो ये ब्रिटेन तथा अन्य किसी कमजोर देश से इलाके से वो छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लॉरेंस नामक खनिज प्रधान क्षेत्र को हथिया लिया। ये क्या है, जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हरा करके उन्होंने कौन सी जगह को अल्सास और लॉरेंस जो कि खनिज प्रधान देश है या खनिज वहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है उन जगहों को हथिया लिया या उसे प्राप्त कर लिया। उनमें पोलैंड की ज़मीन पर भी अधिकार जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। विस्तृत करना मतलब अपने क्षेत्र को फैलाना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि देशों का था। मतलब वो भी देश खनिज संसाधन की जो होड़ थी प्राप्त करना चाहते थे, उसी तरीके से ये देश भी वो यही चाहते थे। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को क्या कर सके, चुनौती दे सके कि वह किस तरीके से शक्तिशाली होकर के उन्हें छीन सके और उन्हें चुनौती दे करके या उन्हें युद्ध में हरा करके उनसे छीन सके। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था मतलब उनका ही अधिकार चलता था। किस पर? ब्रिटेन के समुद्रों पर, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेश पर बेरोक टोक नियंत्रण चलता रहा। जिसके कारण क्या हुआ कि उसे तो समुद्र पर जो एकाधिकार, उसके द्वारा जो शासन चल रही थी वो तो प्राप्त था ही साथ वो क्या कर रहा था, व्यापार और उपनिवेश, वह व्यापार के लिए और साथ ही उपनिवेश जो कमजोर देश है उस पर वो अपना शासन स्थापित कर उस पर नियंत्रण करना चाहता था। बिना रोक टोक के वो क्या कर रहा था, नियंत्रण चाहता था। जर्मनी, ब्रिटेन इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहती थी। जर्मनी क्या है, ब्रिटेन के जो शक्ति थी, जो समुद्री एकाधिकार जो था उसे क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे और अपने जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्र पर आने की स्वतंत्रता चाहता था। अब जर्मनी भी क्या चाहता था कि वो भी समुद्र पर बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से अपना एकाधिकार प्राप्त कर सके। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे। यहाँ क्या है, जर्मनी को क्या था कि केवल सिर्फ उत्तरी सागर के बंदरगाह आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे सामानों को लादा हुआ जहाज के रुकने का वह जगह जहाँ पे सामानों को लादा हुआ उतारा जाता है। तो ऐसे जगह केवल क्या है, जर्मनी को उत्तरी सागर पर ही उपलब्ध थे। अब वह
अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपनी पहुंच बनाना चाहता था। ये क्या है, जर्मनी ऐसा चाहता था कि वो भी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपना शासन कर सके। अतः स्वाभाविक था उसका टकराव ब्रिटेन से हो, क्योंकि वह भी समुद्रों पर एकाधिकार चाहता था, वह भी उसके जैसे शक्तिशाली बनना चाहता था। तो इस तरीके से दो देशों के बीच टकराव होना स्वाभाविक था। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन की नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके, क्योंकि ब्रिटेन के पास पहले से ही क्या थी, नौसैनिक ताकत थी, जिसके चलते वह अपना एकाधिकार बनाए हुआ था और शक्तिशाली देश के रूप में भी था। तो इस तरीके से जर्मनी भी वह क्या करने लगा कि अपने नौसैनिक जो ताकत थी, बल थी, उसे वह भी शक्तिशाली बनाना शुरू कर सके, जिससे वह ब्रिटेन के साथ या ब्रिटेन की जो ताकत है उसको वो चुनौती दे सके या उसे ललकार सके। अब आगे देखते हैं जटिल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या है, संधियाँ। अब किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय देश थे उनके बीच किस तरीके से संधियाँ समझौते होने लगे या मेल होने लगे, इस या उनके बीच में कुछ जगहों पर मेल होने लगे तो कहीं टकराव तो कहीं प्रतिस्पर्धा, तो तनाव बढ़ते चले गए। तो इस स्थिति को हम देखेंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जटिल संधियाँ होने लगी, कैसी हुई, इसके बारे में। 19वीं सदी के अंत से ही यूरोप के देशों के बीच तनाव चल रहा था। ये क्या है, यूरोप के 19वीं सदी के अंत से ही ये सब क्या है, तनाव जो चल रहा था वो देशों के बीच बढ़ता जा रहा था। और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेरे युद्ध होने ही वाला है। मतलब सभी देशों को ये मान करके चल रहे थे कि आज नहीं तो कल युद्ध होना ही है, लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाए यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियां कर ली थी। जिसमें क्या है, गुप्त संधियां क्या होती है कि उन्होंने गुप्तनीय रूप से क्या है, समझौते वो अपने देशों जो पड़ोसी देश या अन्य देशों के साथ उन्होंने समझौते कर रखे थे, इसलिए क्योंकि वह युद्ध में अकेले ना पड़ जाए यह सोच करके वो लोग गुप्त संधियां रखने लगे। उनमें ऐसी शर्तें थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। उनमें जब दो देशों के बीच ये समझौते संधियां होने लगी तब वे क्या करते थे कि शर्तें ये रखी गई थी कि जब एक देश पर कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है, तो जो देश या जिस देशों के साथ उन्होंने संधियां की हैं वो देश उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। उदाहरण के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले कुछ संधियां इस प्रकार हुई थी। ये क्या है, पहले की जो विश्व युद्ध हुई थी उसमें निर्णायक मतलब निर्णय जो लिया गया था उसकी कुछ भूमिकाएं बताई गई है, उसमें किस तरीके से संधियां हुई थी। तो पहले देखेंगे त्रिदेशीय संधि। त्रिदेशीय मतलब 3 देशों के बीच संधियां। सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी। इसमें 3 देश जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच कौन से सन में, 1882 में ये संधियां हुई थी, जिसके अनुसार अगर इसमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी 2 देश युद्ध में उतरकर उसकी मदद करेंगे। ये त्रिदेशीय संधि में हुई थी कि किस तरीके से अगर इनमें से किसी देश पर क्या है, फ्रांस या रूस का आक्रमण किया गया हो तो मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में किसके द्वारा, फ्रांस और रूस के द्वारा अगर आक्रमण किया जाता है तो बाकी देश युद्ध में उतरकर उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अब हम आगे देखेंगे त्रिदेशीय समझौते। अब त्रिदेशीय जो समझौते में क्या बातें की थी या क्या शर्तें थी इसके बारे में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था। ये त्रिदेशीय संधि के जो समझौते उसमें बताया गया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के संधि के द्वारा कौन, रूस, फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था, मतलब अलग अलग हो जाने का या किए जाने का खतरा हो रहा था। वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रमण से चिंतित थे, मतलब परेशान थे। किसकी, जर्मनी की जो ताकत बढ़ रही थी या वो शक्तिशाली हो रही थी या कभी भी उसके द्वारा युद्ध हो जाने की इस बात को लेकर के वो परेशान थे। ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत से चिंतित था। ब्रिटेन भी क्या है, वो तो खुद एक नौसैनिक
शक्तिशाली ताकत था, लेकिन फिर भी किससे, वह जर्मनी की जो नौसैनिक ताकत है उससे भी वह भी काफ़ी परेशान हो गया। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरीके से उन्हें परेशान तो हो रहे थे, चिंतित भी हो रहे थे, लेकिन अतः उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर के एक समझौता किया कि कौन से सन में, 1907 में, इस शर्त पर कि अगर कोई देश या अन्य देश उस पर आक्रमण करेंगे तो वह एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इस तरीके से त्रिदेशीय समझौते हुए गए। अब हम आगे देखेंगे, इनके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से एक समझौता किया कि अगर जर्मनी या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा। यहाँ ये बताया गया कि अगर इसके अलावा जर्मनी ने अगर तुर्की साम्राज्य से अगर समझौता कर भी लेता है तो क्या करेगा, जर्मनी या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो कौन साथ देगा, तुर्की जर्मनी का साथ देगा, क्योंकि जर्मनी और तुर्की ने क्या है, समझौता किया हुआ था। तो जब वो अगर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अगर रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की और जर्मनी उसके साथ देंगे। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया पर हमला करे तो रूस सर्बिया की मदद करेगा। तो दूसरी तरफ क्या था, अगर रूस ने सर्बिया से अगर समझौता करता है तो ऑस्ट्रिया उस पर हमला करे तो क्या है, रूस सर्बिया की मदद के लिए आएगा या उसकी सहायता करेगा। अब आगे देखेंगे, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देश समझौता के जटिल जाल बुनकर बैठे थे, मतलब समझौता करके एक दूसरे के साथ वो मिल चुके थे, जिसमें उन्होंने क्या है, समझौते कर चुके थे कि एक दूसरे, जब कोई देश उस पर हमला करेगा या आक्रमण करेगा तो वह उसकी मदद के लिए आएंगे। पूरे यूरोप दो बड़े गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ जर्मनी और दूसरी ओर ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश, जिसमें क्या है, दो देश, एक तो जर्मनी और दूसरा क्या है, ब्रिटेन, जो कि सबसे शक्तिशाली ताकतवर देश के रूप में ये उभरे थे। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, यह युद्ध को लेकर के उनके बीच क्या हो रहा था, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच सर्बिया में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार व राजवधु की हत्या कर दी। तो इस तरीके से क्या है, सर्बिया में जो राष्ट्रवादी, जो देश के प्रति निष्ठा श्रद्धा रखने वालों ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजवधु, उनकी भी क्या है, उसकी हत्या कर दी गई। अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। अब वजह क्या मिल गई कि उन्होंने तो हत्या कर दी, तो अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया था। रूस सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए तैयार हो गया। तो इस तरीके से एक देश ने दूसरे देश को क्या है, मदद के लिए तैयार हो गई। जिस प्रकार हमने यहाँ देखा कि सर्बिया ने जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की क्या है, हत्या कर दी गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया सर्बिया को हमला करने का जो मौका दिया था, तो उसके लिए क्या है, रूस सर्बिया की मदद के लिए आया और जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गए। जिस तरीके से हमने प्रथम विश्व युद्ध की जो कहानी पढ़ रहे हैं, ये जो इतिहास हमें पता चल रहा है, तो उसमें किस तरीके से देश कैसे खींचते चले गए हैं, उसकी स्थिति यहाँ पे एक चित्र के माध्यम, कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे यहाँ सन 1914 में प्रकाशित एक कार्टून, इसमें दिखाया गया कि किस तरह सारे देश युद्ध में खींचते चले गए। तो यहाँ पे पहले सर्बिया और जो क्या है, हमने क्या पढ़ा था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच, दो देशों के बीच क्या है, ये युद्ध शुरू हुआ था। तो इस तरीके से इसमें रूस भी शामिल हो गया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इस तरीके से ये देश क्या है, युद्ध में खींचते चले गए। एक तो हमने ब्रिटेन और जर्मनी, दो शक्तिशाली देशों के बारे में जो उभरे, और वो क्या है, दोनों के बीच में युद्ध भी शुरू हुए। तो बच्चों, आज के लिए इस लेसन से हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों का होमवर्क है, प्रश्न नंबर 1 में इन प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दे। संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटे रूप में, एक एक लाइन में आप लोगों को आंसर देना है, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। तो आप लोगों को क से लेकर के ज तक आप लोगों को दिए जा रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें
7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को बहुत ही सटीक रूप में जवाब देना है, सिर्फ एक ही लाइन में, इसका विस्तार नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ दूँ। प्रथम विश्व युद्ध के दोनों पक्षों के दो प्रमुख देशों के नाम बताइए। ख नंबर में है ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला क्यों किया और सर्बिया की मदद के लिए कौन आया। ग नंबर है जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला किया। घ नंबर है फ्रांस को जर्मनी से क्या शिकायत थी। च नंबर जर्मनी की नौसेना ताकत से ब्रिटेन को क्या खतरा था। 6 नंबर गुप्त संधि क्या है। ज नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ। ध्यान रहे आप लोगों को इसको बहुत ही सटीक रूप में आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और थैंक यू बच्चों।